नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। आइए आज हम लोग देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, इसका पूरा लेखा जोखा देखेंगे। यह जो ऐलान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहा गया था और इनका जो पूरा विवरण है इसका जो है वो निर्मला सीतारमण जो फिनांस मिनिस्टर है उनके द्वारा दिया गया 5 चरणों में। इसका इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त विवरण भी देखेंगे। इनके द्वारा कहा गया है कि द पैकेज इज टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड दैट्स वेयर द इनिशिएटिव इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत। मतलब कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे, सरकार किस प्रकार से ये अन्य सेक्टरों में पैसे को डालेगी, डायरेक्ट डालेगी, इनडायरेक्ट डालेगी। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। इसके साथ मैं मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं। आइए अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और एडू एक्सप्रेस से आप विभिन्न सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए तो देखते हैं बिना किसी देरी के पहले चरण में जो है सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योग जो होते हैं एमएसएमईज समेत कई छोटी इकाइयों को 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। तो मतलब ध्यान रखिएगा, तो डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया है किसी भी एमएसएमईज को, यह जो है कर्ज के रूप में दिया जाएगा तो जो बैंक द्वारा, और इनके जो बैंक द्वारा जो कर्ज दिया जाएगा इसकी गारंटी जो है वो सरकार लेगी। तो कर्ज नहीं चुका पा रही एमएसएमई इकाइयों के लिए भी कुल 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज सुविधा का ऐलान किया गया है। जो कर्ज नहीं चुका पा रही है तो वो भी धीरे धीरे बीमारू हो जाए उसे बचाने के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज सुविधा फिर से दिया जा रहा है कि ताकि वो अपने आप को रिवाइव कर सके। साथ में ही क्या है कि एमएसएमई की जो परिभाषा है उसको भी बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा क्या है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो एनबीएफसी को कहते हैं और साथ में आवासीय वित्तीय कंपनियां यानी एचएफसी जो कहते हैं हाउसिंग से संबंधित, और साथ में जो सूक्ष्म राशि के जो ऋण देने वाले संस्थान हैं, जो छोटे छोटे जो स्मॉल जो ऋण देते हैं उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए के विशेष नकदी योजना की घोषणा की गई है। साथ में क्या है कि जो टीडीएस और टीसीएस के दर में जो है 21 मार्च 2021 तक के लिए 25% तक की कटौती कर दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। तो इनडायरेक्टली ये सब मेजर्स लिए जा रहे हैं। साथ में क्या सभी कंपनियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारियों के मूल वेतन के जो 12% के बराबर जो संविधायक योगदान की जगह अब 10% करने की छूट समेत कई उपाय घोषित किए गए हैं। तो ये आपका जो ईपीएफ है उसमें भी आपको 12% की जगह 10% का छूट दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है पहले चरण में ये विभिन्न चीज़ों पे किया गया था फोकस। देखते हैं कि इसके अलावा क्या है कि जो एमएसएमई का डिफिनेशन चेंज किया जा रहा है। तो अभी तक क्या है, अभी देख लेते हैं कि अभी है कि लिंक टू इन्वेस्टमेंट है एमएसएमई के डिफिनेशन के अनुसार। अगर मैक्रो की बात किया जाए तो 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है और सर्विस सेक्टर में बात किया जाए तो 10 लाख है। वहीं स्मॉल की बात किया जाए तो 25 लाख से 5 करोड़ है और सर्विस सेक्टर में 10 लाख से 2 करोड़ है। उसी रूप से मीडियम की जो है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसको किस आधार पर इसका इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, तो प्लांट जो है उसको बैठाने में जो खर्च होता है, साथ में जो मशीनरी होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी इसमें काउंट किया जाता है। और जो सर्विस में जो है इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट, जैसे भी जो भी डिजिटल इक्विपमेंट, टेक्निकल इक्विपमेंट है, वो उन सबको जो बैठाने में खर्च हुआ है उससे हम लोग काउंट करते हैं। अब देखिए क्या है, जो अब प्रपोज जो किया गया है वो किया गया है लिंक टू टर्नओवर। अब जो एमएसएमई की डिफिनेशन है उसको टर्नओवर से लिंक किया जाएगा, जिसके तहत क्या है कि माइक्रो जो है वो 5 करोड़ तक के जो इसका टर्नओवर है उसे डिफाइन किया जाएगा और स्मॉल जो है वो 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में, और साथ में मीडियम जो है वो 75 करोड़ से 250 करोड़ रुपए के बीच में टर्नओवर वालों को किया जाएगा। यह जो सोर्स है ये वो तो रिलायबल सोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एमएसएमई है उनके द्वारा दिया गया है। आइए देखते हैं कि पहले चरण के अंतर्गत जो किया गया टोटल जो अनाउंसमेंट उसके तहत क्या क्या चीज़ कुल राशि होती है। तो जैसे क्या है इमरजेंसी बेस्ट फैसिलिटी फॉर बिजनेस, जिसे बताया कि ये जो आपका इनडायरेक्ट वे में दिया जाएगा लोन के तरह, जो एक तरह से उसका गारंटी सरकार लेगी, उसके तहत जो एमएसएमईज को है वो 3 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि सबऑर्डिनेट डेबिट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई, जैसे कि जो घाटे में चल रही हैं एमएसएमई उन्हें भी रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि फंड ऑफ फंड्स फॉर एमएसएमई, जो 50,000 करोड़ की सुविधा को जो फंड बनाया गया, फंड ऑफ द फंड। उसके बाद क्या ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स, तो इसके लिए जो है 2800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। साथ में जो रिडक्शन इन ईपीएफ जो रेट्स है उसके कारण रिडक्शन जो किया गया है वो 12% से 10% किया गया है, जिसके तहत जो 6,750 करोड़ रुपए होते हैं।
उसके अलावा क्या है, जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी, एचएफसी और जो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज होते हैं उसके द्वारा जो है 30,000 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा इनडायरेक्टली। उसके अलावा जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है 2.0 फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द एनबीएफसी एंड MFIs, तो जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके और जो एनबीएफसीज हैं उनका जो गारंटी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 45,000 करोड़ की सुविधा दी जाएगी। और क्या है कि जो लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम, जो डिस्कॉम है उसकी लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाएगी, मतलब उनको जो बढ़ावा दिया जाएगा वो 90,000 करोड़ रुपए का। और साथ में क्या रिडक्शन इन TDS और TCS रेट्स, इसके जो 50,000 करोड़ का इसमें होगा। तो इन सब का जोड़ के जो कुल मिला के होता है 5,94,550 करोड़ रुपए। यह जो है डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा, वो इनडायरेक्ट वे में दिया जा रहा है, लोन के फॉर्म में दिया जा रहा है, रिलायबल के फॉर्म में दिया जा रहा है, उनके जो आपका APF कटता है उसके रेट में, या फिर अलग तरीके इनडायरेक्ट तरीके से दिया जा रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग इस संबंध में। MSME का जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं इस वीडियो को आप लोग अच्छे से, कैसे क्या इसमें दिया जाएगा, क्या उसमें प्रावधान है MSME को देने के। आइए आगे देखेंगे हम लोग कि अब दूसरा चरण देखते हैं। दूसरे चरण के तहत की जो है प्रवासी मजदूर जो होते हैं, साथ में जो छोटे किसान हैं, उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आदिवासी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार जो है के लिए राहत के कदम का ऐलान किया गया है। इसमें तकरीबन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने के मुफ्त जो अनाज है वो मिलेगा। क्योंकि लॉकडाउन के कारण क्या है कि अभी जो पूरे देश में जो मजदूरों की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो गई है। मजदूर जो है बिना कोई साधन के जो है पैदल ही मुंबई, दिल्ली, इन सब से अपने जो होम टाउन है वहाँ जा रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, अलग जगह हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो फिर ये वापस जब गाँव जाएंगे तो इनके वहाँ पे क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, जो उनके जो खाद्य संकट है वो ना आ जाए। इस कारण से जो है 2 महीने तक का मुफ्त अनाज की सुविधा दी गई है 8 करोड़ प्रवासियों के लिए। साथ में क्या है, जो मुद्रा शिशु लोन, जो मुद्रा जो योजना था उसके तहत जो शिशु लोन दिया जाता था, उसको जो लेने वाले हैं उनको ब्याज पर 12 माह के लिए 2% की राहत दी गई है। साथ में क्या है कि जो PM आवास योजना के तहत जो 6 से 18 लाख तक की जो आय वाले के लिए जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 के लिए तक बढ़ा दिया जाना आदि शामिल रहा। तो इसके तहत जो स्कीम के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उसे भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये टाइम को भी बढ़ा दिया गया जिससे जो आवास के लिए जो EMI पेमेंट कर रहे हैं उनको भी राहत मिले। आइए तो इसके तहत जो अनाउंसमेंट का खर्च जो किया गया उसे देखते हैं हम लोग। तो जैसे आइटम्स है, जैसे फ्री फूड ग्रेन सप्लाईज टू माइग्रेंट वर्कर फॉर 2 मंथ्स, जैसे हम लोगों ने देखा इसमें 3500 करोड़ रुपए खर्च होने के आसार हैं, ये डायरेक्टली किया जाएगा। उसके अलावा क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट जो सबवेंशन फॉर द मुद्रा जो शिशु लोन्स है, जैसा मैंने कहा था, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके ऊपर। उसके बाद क्या है कि स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर, जो यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए का इस पर खर्च किया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि हाउसिंग क्लास जो है जो MIG है उसके तहत जो 70,000 करोड़ रुपए तक का उसमें उसको एक तरह से क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत दिया जाएगा, जो आपका 31 मार्च 2021 तक का जो डेडलाइन दिया गया है। उसके अलावा क्या कि एडिशनल जो इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू जो नाबार्ड है वो 30,000 करोड़ रुपए है, जो नाबार्ड के थ्रू जो है विभिन्न जो बैंक है या फिर जो ग्रामीण बैंक है उनके थ्रू दिया जाएगा 30,000 करोड़। उसके अलावा क्या है कि एडिशनल क्रेडिट थ्रू KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है उसके तहत भी 2 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी कुल मिला के जो है 3,10,000 करोड़ रुपए होते हैं। जो KCC का जो लोन होता है या जो सूक्ष्म लोन होता है जो किसान अपने जो फसल की बुआई के लिए लेते हैं और जब फसल की कटाई के उपरांत जो बेच नहीं पाते उससे वो लोन को चुकाते हैं। तो ये इस जो लोन में है उसको भी राशि को बढ़ाया गया है कि जो आसानी से किसानों को मिले। तो इस प्रकार से जो है जो चरण दूसरे तहत मेजर्स लिए गए 3,10,000 करोड़ का। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब तीसरा चरण की बात कर लेते हैं। तो तीसरा चरण जो है वो आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत कृषि और उनसे जुड़े सेक्टरों के लिए 11 अहम ऐलान किए गए हैं, जिसमें जो 8 ऐलान कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यानी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए, साथ में क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित थे, जबकि 3 ऐलान प्रशासनिक सुधार से संबंधित थे। तो जो 11 ऐलान में जो आप देख लीजिए 8
ऐलान जो कृषि के साथ में जो उसके आधारभूत जो चीज़ें हैं उसे मजबूत करने, जैसे रोड हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, आपका वेयर हाउस हो गया, या फिर इसमें कोल्ड स्टोरेज हो, उसमें एक्चुअली होता है वेयर हाउस नहीं, कोल्ड स्टोरेज होता है, और साथ में जो क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण के संबंधित है, जबकि 3 जो है वो उसके जो प्रशासनिक सुधार है उससे संबंधित हैं। और इसके अलावा क्या है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना है के क्षेत्र में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने फार्म गेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ऐलान किया है। इसके अलावा क्या है कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, हर्बल खेती के लिए अलग अलग से फंड का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ा कदम जो है एग्रीकल्चर में प्रशासकीय जो सुधार हैं को लेकर किया गया है। इसमें जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का ऐलान भी किया गया है। तो जैसे एपीएमसी एक्ट होते हैं यार, और भी जो इसमें एक्ट जो उसको खरीद से संबंधित रहते हैं अनाज के, उसमें भी काफ़ी सुधार किया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया जाएगा। तो इसके तहत जो खर्च किया गया है वो इस प्रकार से राशि है कि जैसे फूड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो है आपका 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य जो संपदा योजना है, इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। उसके अलावा क्या है, टॉप टू टोटल यानी ऑपरेशन ग्रीन्स जो किया जाएगा, इसके तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। उसके बाद जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके तहत में 1 लाख करोड़ किया जाएगा, जैसे मैंने भी बताया था, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से संबंधित रहेगा। उसके अलावा क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो 15,000 करोड़ रुपए है। उसके अलावा जो प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन है वो 4,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। देखिए हर्बल कल्टीवेशन का जो मांग है इंटरनेशनल स्तर पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया भी जो है इस मौके का फायदा उठाना चाह रहा है, तो इसलिए हर्बल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट एक तरह से सरकार द्वारा किया गया है इसको प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा क्या बी कीपिंग इनिशिएटिव, इसके तहत 500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, यानी मधुमक्खी पालन के तहत। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसके तहत कुल अभी तक 1,50,000 करोड़ रुपए कुल अभी खर्च किया जाएगा पार्ट 3 के तहत, यानी तीसरे चरण के तहत। अब अगले बात किया जाए, चौथे चरण की बात कर लिया जाए, तो चौथे चरण की अगर बात की जाए तो कोल, डिफेंस, उसके बाद खनिज, सिविल एविएशन, स्पेस, पावर सेक्टर के लिए बड़ी रिफॉर्म करने का ऐलान हुआ। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं, आधारभूत संरचनाएं और किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में क्या है कि जैसे कोल सेक्टर में जहां सरकार का एकाधिकार खत्म करने के साथ 50 नए जो ब्लॉक्स हैं खोलने के अहम घोषणा की गई है। तो जहां पे सरकार का एकाधिकार था बहुत सारे जगह पे, वहाँ पे जो है अब प्राइवेट कंपनी के लिए भी अब खोला जाएगा। तो इसके अलावा क्या है, 50 नए ब्लॉक जो है वो भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जो डिफेंस सेक्टर की बात किया जाए, जहाँ पे ऑटोमेटिक रूप से प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है एफडीआई की सीमा में जो अभी है 49% है, से बढ़ाकर जो है 74% कर दी गई है। तो अभी तक जो है 49% रखा गया था, लेकिन उसे 74% किया गया, जिससे देखिए डिफेंस सेक्टर में क्या है कि बहुत सारे जो आपके हथियार बनते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी की यूज करके जो अलग अलग जो चीज़ बनाई जाती हैं, आयुध बनाए जाते हैं, तो उसमें जो है अभी तक 49% रखा गया था, लेकिन 74% कर देने से क्या बहुत सारी विदेशी कंपनियां इसमें आएगी और रिसर्च इनोवेशन इंडिया में काफ़ी स्तर पर बढ़ेगा, और ये आर्म्स एम्यूनिटीज के सेक्टर में ये इंडिया का ग्रोथ हो सकता है आगे। इसके अलावा क्या है कि इसके साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 8100 करोड़ रुपए का पैकेज ऐलान किया गया है। अधिक हवाई क्षेत्र के सिविल एविएशन उड़ानों के लिए जो है खोलने के लिए साथ 6 एयरपोर्ट की नीलामी की घोषणा की गई है। तो मतलब बहुत सारे 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसके अलावा पावर सेक्टर में यूनियन टेरिटरी में डिस्कॉम के निजीकरण करने की बात जैसे ऐलान भी चौथे चरण में किए गए हैं। तो डिस्कॉम जो है जो विद्युत से संबंधित है, इसका भी निजीकरण की बात कही गई है चौथे चरण में। आइए देख लेते हैं तो कैसे है कि इसको चौथे चरण के तहत 8100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 8100 करोड़ रुपए जो वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते किसको हैं। तो देखिए, सरकार जब किसी ढांचागत परियोजना को व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराती है तो उसे वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और हवाई अड्डे, शहरी परिवहन, बंदरगाह जैसे ढांचागत परियोजना को वीजीएफ यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें देखिए ये जो इसके तहत जो है वो लंबे समय तक चलने वाली जो परियोजना है उसमें जो फंड किया जाता है, और साथ में यह जो अपने आधारभूत संरचना है उसे भी यह मजबूत करने का कार्य
करती है इसके तहत। तो इसी सब को मजबूत होने से भी आगे का जो यहाँ पे भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत के तहत जो एमएसएमईज को और बहुत सारे इंडस्ट्री को लगाया जा रहा है, मेक इन इंडिया किया जा रहा है, उससे भी यह एक तरह से यह सपोर्ट करेगा और आगे ले जाने का कार्य करेगा। तो अब पांचवा देखिए, ये जो चौथा और पांचवा चरण का जो घोषणा एक साथ किया गया था, तो चौथे चरण के तहत 8100 करोड़ रुपया दिया गया है। ये एक तरह से डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली होगा। और उसके अलावा क्या है, पांचवें चरण में जो है एडिशनल मनरेगा एलोकेशन किया गया था 40,000 करोड़ का, जो देखते हैं आगे। देखिए पांचवा चरण के तहत क्या है कि आर्थिक पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त के तहत जो मनरेगा का तहत 40,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। तो अभी तक देखिए जो बजट में अगर बात किया जाए तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया था, तो उसमें अब 40,000 करोड़ रुपए जोड़ दिया गया है। देखिए ये कुल मिला के अब 1 लाख करोड़ रुपए के अप्रॉक्स हो चुका है। तो देखिए बहुत सारे जो मजदूर हैं वो शहर से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, तो अभी आवश्यक है कि उनके लिए भी रोजगार की जो सुविधा है, जो अवसर है, वो भी मुहैया कराना आवश्यक है। इसके अलावा क्या है कि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पर खर्च बढ़ाने, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन के लिए कदम का ऐलान किया गया है। तो जैसे सरकार भी जो है जो ऑनलाइन एजुकेशन और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसे बढ़ावा दे रही है। साथ में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काफ़ी खर्च किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो कोविड के कारण जो बहुत सारे जो अस्पताल हैं, बहुत सारे संस्थान है, उनका जो है अभी वो सक्षम नहीं है कि अभी वो कोविड पेशेंट्स को ढंग से वो ट्रीटमेंट दे पाए। तो इस कारण से क्या है कि अभी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो है भारत जो है धीरे धीरे अपने हेल्थ सेक्टर में भी आगे बढ़ सके। इसके अलावा क्या कि साथ ही पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए नई पॉलिसी लाने, कारोबारी सुगमता और राज्यों को सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी राहत उपाय की घोषणा की गई है। तो इसके जो पैसे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देने के अलावा भी बहुत सारे पॉलिसीज में चेंजेस किए गए हैं और बहुत सारे संशोधन सुधार किए गए हैं, जिससे कि इन सब जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसे साकार किया जा सके। अब देखते हैं कि अभी तक जो ये समझ लीजिए यहाँ तक पांचों चरण में कितने कितने खर्च किए गए। तो अब ये पांचों चरण का पूरा सम देखते हैं, एक साथ जोड़ के देखते हैं। देखिए पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि 5,94,000 करोड़ का पूरा हिसाब देखा, और उसी रूप से पार्ट 2 में हम लोगों ने 3,10,000 करोड़ रुपए का हिसाब देखा। अगर वहीं पार्ट 3 की बात की जाए तो इसमें 1,50,000 करोड़ का देखा, और पार्ट 4 की और 5 की बात की जाए ज्वाइंटली तो इसमें 48,100 करोड़, जिसमें 40,000 करोड़ आपका मनरेगा के लिए और 8100 करोड़ रुपये आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत दिया जाएगा। तो ये सब मिला के जो होता है 11,02,650 करोड़ रुपए सब मिला के होता है पांचों ऐलान के तहत। इसके अलावा जो पहले से चले आ रहे थे, जैसे कि अर्लियर मेजर्स इंक्लूडिंग जो प्रधानमंत्री जो है आपका जो योजना था उसके तहत भी 1,92,800 करोड़ रुपए दिया गया है। और जो आरबीआई के द्वारा मेजर्स लिए गए थे, जो बहुत सारे बैंकों को वित्त का सुविधा प्रदान किया गया था, और भी जो मेजर्स लिए गए थे आरबीआई के द्वारा, जो भी टैक्स मेजर, जो भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर्स लिए गए थे, उसके तहत जो है 8,01,603 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इन दोनों का कुल मिला के होता है 9,94,403 करोड़ रुपए। अगर आपको सब सम कर दिया जाए तो ये टोटल आपका 20,97,053 करोड़ रुपए होता है, जो 20 लाख से भी 97,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो देखिए अब जैसे कि मैं जो प्रधानमंत्री के तहत जो बहुत सारे जो योजना लिए गए तो उसे आगे देखते हैं कि क्या है कि सबसे पहले वित्त मंत्री ने नए आर्थिक पैकेज के ऐलान के पहले ही घोषित किए गए उपायों का खर्च का विवरण दे दिया। इसमें क्या है कि उन्होंने बताया कि दिए गए टैक्स कंसेशन के चलते 22 मार्च 2020 से अब तक सरकार रेवेन्यू को 7,800 करोड़ रुपए कम हो रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसे भी जोड़ दिया गया है। पीएम गरीब जो कल्याण योजना है, ये जो पीएम ये जो देख रहे हैं पीएम गरीब कल्याण योजना है, इसके तहत जो है 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जो गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। उसके अलावा क्या हेल्थ सेक्टर पर प्रधानमंत्री के ऐलान से जो खर्च है 15,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। उसके अलावा क्या है कि इस तरह ये कुल 1,92,800 करोड़ रुपए का लेखा जोखा है। तो ये पूरे ऐलानों में जो पहले से खर्च किया गया है राशि उसे भी जोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके अलावा आपका प्रधानमंत्री जो हेल्थ सेक्टर के लिए है योजना किया गया था आयुष्मान भारत,
उसके अलावा भी और जो खर्च है उसे भी जोड़ दिया गया है, और जो रेवेन्यू को जो कंसेशन दिया गया था उसके तहत भी यह कुल मिला के 1,92,800 करोड़ रुपए का जोड़ के यह कुल डिसाइड किया गया है। 20,97,000 करोड़ जो बोला जा रहा है कि अपना जीडीपी का 10% है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो राशि है डायरेक्टली जो है यह नहीं दी जा रही है। तो एक डायरेक्टली की बात किया जाए तो लगभग आपका 1.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग यह डायरेक्टली दिया जाएगा। और बाकी सब इनडायरेक्ट दिए जा रहे हैं, जो जैसे लोन के फॉर्म में दिए जा रहे हैं, गारंटी सरकार ले रही है, तो उसे लोन को जो है वापस जो है एक समय के बाद जो कंपनियां हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसे वापस करना ही होगा। तो और ये देख सकते हैं इस प्रकार से जो है अब जो कोई रिफॉर्म्स जो लिए गए हैं जो पब्लिक सेक्टर के में, वो थोड़ा देख लेते हैं। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी फॉर अ न्यू सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो इसके लिए पॉलिसी बनाई है पब्लिक सेक्टर के लिए, देखिए गया है इंडिया एंड द वर्ल्ड हैव चेंज्ड इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। जो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है इंडिया, और जो भारत और विश्व जो है इसके संबंध भी काफ़ी बदल रहे हैं। और जो कोविड आने के बाद जो अब जो कोविड के बाद का जो परिदृश्य होगा वो काफ़ी डिफरेंट ही होगा। जो जिस आधार पर भी आयात निर्यात होता था एक देश से दूसरे देश में, उसके कंपेरिजन अब जो है सभी देश अपना सेल्फ रिलायंट बनने का प्रयास करेंगे, जिसमें इंडिया भी अपना कदम उठा रहा है। नीड फॉर अ न्यू कोहेरेंट पॉलिसी वेयर ऑल सेक्टर्स आर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर वाइल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज PSEs विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफाइंड एरियाज। तो जैसे कि सभी सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर जो है खोल दिए जा रहे हैं, सभी प्राइवेट सेक्टर्स को मौका मिल रहा है कि विभिन्न जो क्षेत्रों में जाने के लिए, विभिन्न सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वाइल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफाइंड एरियाज। तो इनके द्वारा भी काफ़ी जो है अच्छा रोल निभाया जाएगा कुछ निश्चित क्षेत्रों में। उसके अलावा क्या अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट विल अनाउंस अ न्यू पॉलिसी वेयर बाय लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर रिक्वायरिंग प्रेजेंस ऑफ PSC इन पब्लिक इंटरेस्ट विल नोटिफाइड। तो जहाँ जहाँ PSC के जो है आवश्यक होगा पब्लिक इंटरेस्ट के तहत, तो उसे नोटिफाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर एटलीस्ट 1 इंटरप्राइजेस विल रिमेन इन द पब्लिक सेक्टर बट प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो बी अलाउड। तो जो PSC के साथ में आपको प्राइवेट सेक्टर है उसे भी आपका अलाउ किया गया है बहुत सारे इंटरप्राइजेज में। उसके अलावा क्या इन अदर सेक्टर PSC विल बी प्राइवेटाइज्ड। बहुत सारे सेक्टर में जो अहम जो प्रमुख सेक्टर हैं उसके छोड़ के बहुत सारे जो PSC हैं उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, एक तरह से डी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो टाइमिंग टू बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी पे उसका बेस्ड आधारित होता है। उसके बाद क्या है फॉर मिनिमाइजिंग वेस्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नंबर ऑफ इंटरप्राइजेज इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर विल ऑर्डिनरली बी ओनली 1 to 4। ठीक है, तो इसका जो है एक ऑर्डर तैयार किया जाएगा, और जो ऑर्डिनरी कंपनी है उसे स्ट्रेटेजिकली उसका जो वेस्ट होता है और जो मिनिमाइज जो करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वेस्टफुल। उसके अलावा क्या है कि अदर विल बी प्राइवेटाइज्ड मज्ड अबाउट अंडर द बोर्ड होल्डिंग कंपनीज। देखिए जो आपका बहुत सारे PSC हैं जिसपे जो है समय और जो प्रशासन उसका है उतना इफिशिएंट नहीं है, और एक तरह से वो मिनिमम वेस्ट उसको करने के लिए, उसको जो कम खपत करने के लिए जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, जिस कारण से जो बहुत सारे PSC ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए गए हैं। तो इसके तहत जो है बहुत सारी कंपनियों को जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसको मर्ज किया जाएगा, जो उसका एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ में, उसके बाद और बहुत को होल्डिंग कंपनीज के अंदर लाया जाएगा। और कुछ कंपनियों को जैसे ग्रेडिंग देके 1 to 4 के रूप बीच में ग्रेडिंग देके उससे अच्छे से जो सरकारी PSCs रहेंगे उनको किया जाएगा। यानी इसको 100% सभी PSC को नहीं किया जा रहा है, लेकिन बहुत ऐसे PSCs जो जहाँ पे प्रशासनिक शिथिलता है, जहाँ पे ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा, घाटे में है, वहाँ पे यह प्राइवेटाइज और इन्वेस्टमेंट मर्जर ये सब कार्य करेंगे। इस प्रकार से देख लिए जो पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो है सेल्फ रिलायंट इंडिया के तहत बहुत सारे सुधार के कदम लिए जा रहे हैं। इस संबंध में जो है मैंने एक वीडियो बनाया है कि जैसे कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत के संबंध में सामने जो चुनौती है और इसके जो अपॉर्चुनिटी है, और साथ में जो अगर इंडस्ट्री MSME को इतना अगर डेवलप किया जाएगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर भारत से A पॉइंट से Z पॉइंट तक बनता है, और कस्टमर या बाजार के बारे में भी इस संबंध में पूरा जो विवरण है मैंने इस वीडियो में दिया है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके इस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ में आए कि भारत में जो पब्लिक कोई भी इंडस्ट्री को MSME को ग्रोथ करने के लिए और भारत के अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये ग्रोथ हो सकता है।
इसके साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।